हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप पर। और इस सेशन के अंदर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सेशन हो रहे हैं, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर जो है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ बीटेक स्टूडेंट्स को भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं आगे चल करके जेई और एई के, उसमें भी ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो चाहे एसबीटी बोर्ड हो या अदर स्टेट के बोर्ड्स हो जिसके अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस जो है वो रनिंग मतलब चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की खास बात यह है कि आपको कंप्लीट थ्योरी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स के डिप्लोमा हिंदी मीडियम में होता है वो हिंदी में पढ़ सकें, और जिन स्टूडेंट्स का डिप्लोमा इंग्लिश मीडियम में होता है वो इंग्लिश के अंदर चीज़ों को समझ सके और एग्जाम में उसी तरीके से लिख सके। आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि एग्जाम में आपको कितना और क्या लिखना है किस सब्जेक्ट में, वो सारा आपको आइडिया भी हो सके, और आप उतना लिख देंगे तो आपके मार्क्स भी सेमेस्टर्स एग्जाम्स के अंदर बहुत बढ़िया आएंगे। तो ये क्लासेस सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड चल रही है, मगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज फोर्थ सेशन यहाँ पर चल रहा है, और इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज वो हो गया है। उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज के अंदर हम करंट नामक टर्म को डिस्कस कर रहे थे। करंट को हमने वैसे तो कल डिस्कस कर लिया था पिछले सेशन में, मगर इस सेशन के अंदर अपन करंट के अंदर कुछ चीजें बाकी रह गई थी, वो डिस्कस करके इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, जिसका नाम है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक और आपके सिलेबस के अंदर अवेलेबल है, प्रैक्टिकल एंड आइडियल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। तो पहले अपन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ये सब पढ़ेंगे। फिर जब आप करंट, वोल्टेज ये सब पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सर बीटेक का लिया है क्या सर? भाई पूरा लिखा करो, एक तो शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो, आप आधी अधूरी शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। चलिए, इस डायग्राम को पिछले सेशन में भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्पेशली मेटल है, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं। एसी डीसी करंट क्या है पढ़ चुके हैं। करंट की परिभाषा, यूनिट्स पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आप किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ये एक मेटल है, धातु है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि करंट केवल धातुओं में प्रवाहित होता है, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ दो परिभाषाएं हैं जिनके बारे में पिछले सेशन में मैंने जिक्र किया था, बोला था, लिखाया नहीं था। आज इस सेशन में उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उसका मीनिंग क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने रैंडम डायरेक्शन के अंदर अपनी मर्जी से किधर भी मूव कर रहा था। इसको कोई टेंशन नहीं थी, ये अपने हिसाब से जहां चाहे वहां जा रहा था। इधर गया, फिर दूसरे एटम से टकराया, इधर गया, फिर दूसरे एटम से टकराया, इधर गया, फिर दूसरे एटम से टकराया, इधर गया। ऐसे ये रैंडमली किसी भी दिशा में मूव कर रहा है। जब आप एक बैटरी लगा देते हैं इसके टर्मिनल के अक्रॉस, एक ईएमएफ अप्लाई करते हैं, एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी ने क्या आरोपित किया? ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फोर्स में हुआ क्या? ये नेगेटिव पोलैरिटी का आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये टर्मिनल भी नेगेटिव पोलैरिटी का है। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होता है, उसे धक्का महसूस होता है और वो इस डायरेक्शन में चलता है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन के सारे एक नियत दिशा में ट्रेवल करना शुरू करेंगे, और इस दिशा में ट्रेवल करते करते वो इस टर्मिनल से वापस अपने पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव आयन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये तो धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये खींच रहा है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक नियत प्रवाह जो है वो स्थापित हो जाता है। अब यहां आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। चीज नंबर एक, जब इलेक्ट्रॉन एक टकराव से दूसरे टकराव के बीच में चल रहा होता है
तो ये वो समय है जिस समय के दौरान दो इलेक्ट्रॉनों का बिल्कुल जो है दो टकरावों के बीच का समय है ये, जिस समय इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम से भिड़ंत नहीं हुआ है, ये दो कोलिजन के बीच का समय, इस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो पारस्परिक भिड़ंत के मध्य के जो समय है उसका मीन ले लिया गया। ये यहां पर भी एक अलग समय होगा, यहां एक समय अलग होगा, यहां अलग समय होगा, यहां अलग समय होगा, इन सभी टाइम्स का मीन ले लिया जाए तो उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज ध्यान रखनी है, दो पारस्परिक टकराव या कोलिजन के मध्य का समय आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम के अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या बताया, जिस गति से ये इलेक्ट्रॉन चलता है इस पूरे के पूरे मेटल के अंदर, उसकी औसत मान को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं यहां लिखी पड़ी है। एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन ने जो स्पेंड किया है बिटवीन टू कोलिजन, दो टकराव के बीच इलेक्ट्रॉन ने जो समय गुजारा है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और ये 10⁻⁻14 सेकंड की रेंज का होता है। सोचो कितना कम समय। फिर अगला कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन मेटेलिक कंडक्टर, वह गति जिस गति से इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ड्रिफ्ट करता है, प्रवाहित हो रहा है, वो गति अच्छा किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इलेक्ट्रॉन एक गति से चलते नहीं, वो तो गति उनका रैंडम होता है, किसी भी दिशा में चले जाते हैं और नेट फोर्स हो जाता है जीरो। मगर यहां एक नियत दिशा में चलेंगे और उस गति को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और ये होती है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। बहुत कम स्पीड है, गति भी कम है और इसके साथ साथ वो समय भी टकराव का क्या है, बहुत कम रेंज का है। इसके बाद यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा जो है वो दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है। आपसे सवाल भी वाइवा में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में, आपकी लैब के इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले। वो कहेगा यार तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, इतना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये आपने पढ़ लिया। अब आप जब किसी भी कमरे में जैसे ही बटन जो है वो दबाते हैं, तुरंत लाइट ऑन कैसे हो जाती है भाई? यहां से बटन दबाने पर इलेक्ट्रॉन चल के और उस लाइट के अंदर जाएगा और फिर वापस आएगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा क्योंकि 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड उसका गति है। तो लाइट चलाई अभी, ऑन हो रही है 15 मिनट बाद। ऐसा होना चाहिए था, मगर लाइट तो तुमने जैसे ही बटन दबाया खट से चालू हो जाती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है भाई कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एक जगह पर पूरे सिस्टम के इकट्ठे हो रखे हों। इलेक्ट्रॉन तो हर जगह बंटा हुआ है। आपने जैसे ही यहां पर सप्लाई को जोड़ा, इसके पास स्थित यहां के इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित होने लगते हैं। तब तक जब तक ये फ्लो कर रहे हैं तब तक यहां पर नए इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इस तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। ये चीज भी क्लियर हो गई सर? अब बात आती है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसे समझने के लिए हमें एक डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सर आपकी कृपा से जीपी गोपालगंज में इलेक्ट्रिकल मिला है, यूआर 13,409 बीसी 5,710 था। बहुत बढ़िया प्रेम, शाबाश, बधाई हो। देखो अब आप सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इजी प्रेप पर आपके सेमेस्टर के कोर्सेज भी हैं, आप उसे भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब यहां पर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा कि मेरे पास एक कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसके अंदर ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये इलेक्ट्रॉन की है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि पहले डायग्राम को डिफाइन कर लेते हैं।
वेयर, जहां, ए क्या है, ओके समझ गया मैं। वेयर ए इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नेक्स्ट एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग। और ई क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास में अजम्पशंस हो गए कि भाई आपने एक तार लिया, उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका ए है, मतलब उसको काटेंगे ना, जैसे ये तार है इसको काट दिया तो आपको एक गोल गोल ऐसा एक एरिया दिखेगा, वो क्षेत्रफल ए है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वीडी की गति से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और इसके अलावा हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई फॉर एलिफेंट, ई चार्ज है इनके ऊपर, ये अपन ने यहां पर अजम्पशन में लिख लिया। और एन क्या है, एन है चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन प्रति वॉल्यूम में है। अब यहां पर अपन को ये समझना है, आशुतोष गुड मॉर्निंग। देखो आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हुई, उसका रीजन ये है कि अ, वो जो क्लास है वो गलती से जो है वो गलत स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद जो है वो उसको वापस से रीशेड्यूल करके और फिर ऐसे ऐसे करना पड़ा। आपने देखा होगा आपको यूट्यूब पे क्लास दिखाई नहीं होगा, तो वो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, तो 15-20 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप अभी कंटिन्यू करें इस क्लास को, पूरा सेशन होगा अभी लाइव। तो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू निकल करके आता है आई बराबर, वो NeAVD ये होता है। करंट का वैल्यू जो है या करंट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, NeAVD। अब देखो एन क्या है, एन है आपके पास इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा। ये तो क्वांटाइजेशन का नियम है। अच्छा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं इसको एरिया और वेलोसिटी से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ये संख्या मिलेगी टोटल इलेक्ट्रॉन की, एन और AVD टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बनी, और उसको चार्ज से गुणा कर दिया, तो आपके पास में टोटल नेट चार्ज जो है वो आ गया कि भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया आई बराबर NeAVD, NeAVD।
क्लियर? अब यहां पर हमने ये तो समझ लिया कि करंट के फ्लो होने का मैकेनिज्म क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां पे, येलो कलर से दिखेगा आराम से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये भी अपन ने देखा। फिर हमने देखा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो है वो रिलेशन क्या है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समानुपात में होता है। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही ज्यादा जो है वो करंट होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो सीख लिया है, वो सिखा दिया है, पढ़ लिया है, पिछली स्लाइड के अंदर डेफिनेशन था वो समझा दिया है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। विवेक चौहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर आपका जो टॉपिक था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, करंट वाला। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर यहां से चलने वाले हैं। करंट वाला टॉपिक आपका यहां समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अच्छा, इसी का कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ है जो अपन ने ये टॉपिक अभी देखा ना यहां पे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल since the number of free electron in metal conductor is very large. Even a small drift velocity of free electron gives sufficient current. कह रहा है कि चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्वयं का मान बहुत कम है, ये देखो ये लिखा हुआ 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्वयं का मान, खुद का मान बहुत ज्यादा कम है, खुद का मान इसका बहुत ज्यादा कम है, तो इतनी ज्यादा करंट कहां से आई? तो हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो रहा है, तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है कि ओवरऑल जो करंट का मूवमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहना चाह रहा है, हिंदी में ही पढ़ लो। मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहाव वेग बहुत कम होता है, चूंकि धातु कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यहां तक कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का छोटा बहाव वेग पर्याप्त धारा को जन्म देता है। मतलब कि अगर आप बहुत ही कम वेलोसिटी से भी आपके इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे तो भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में धारा मिल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी ज्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द करंट डेंसिटी J इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया एंड गिव्स बाई J इज इक्वल टू I/A। ये फॉर्मूला मैं खुद से लिख रहा हूं यहाँ पे, या आपको कॉपी में लिखना है। J इज इक्वल टू I/A। I क्या है, करंट है एम्पियर में, और V क्या है आपका, सॉरी A क्या है आपका, वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, क्लियर? ये देखो ये लिखा J बराबर I/A। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। अब यहां पर अपन आ गए अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब सर देखो, जो भी स्टूडेंट अभी अभी लाइव आए हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्लास किस चीज का चल रहा है, थोड़ा सा बता दे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा के हैं उनके फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आपके आगे चलकर जेई एग्जाम में भी बहुत पूछता है, जूनियर इंजीनियर एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल, मतलब लगभग 10-12 सवाल यहां से आते हैं। 10-12, इनफैक्ट कई केसेस में 15-15 क्वेश्चन भी यहां से बने हुए हैं। तो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर आपको बीडब्ल्यू सिलेबस में दिया हुआ है, हो सकता है किसी ब्रांच के सेकंड सेम में हो। अब
बोर्ड की बात करें तो आप किसी भी बोर्ड को उठा सकते हैं, अपने पास हर बोर्ड के सिलेबस का एनालिसिस पड़ा है, आपको एग्जैक्ट उस बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। आप अपनी कॉपी के अंदर सिलेबस देखना, या फिर आप अपने जो सिलेबस की पीडीएफ है वो वेबसाइट से डाउनलोड करना, उसमें आप देखेंगे कि आपकी पहली यूनिट का पहला टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया, जिसका नाम था चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा टॉपिक अपन आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव। जो सेशन में आ रहे हैं वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस मार्क करें, और एक बार ये पैराग्राफ पढ़ें, आप थोड़ा सा गौर से एक एक लाइन पढ़ना, और फिर मैं इसको समझाता हूं। हाँ भाई, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर वीडियो प्राइवेट मत किया करो। वीडियो प्राइवेट हो रहा है क्या? नहीं तो भाई राज, वीडियो प्राइवेट नहीं हो रहा है। देखो मैं बताता हूं, इजी प्रेप के चैनल के ऊपर आप जाइए, या इजी प्रेप सेमेस्टर पे देख रहे हो तो इजी प्रेप सेमेस्टर पे जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है, वहां पर वीडियो 1, 2, 3 और ये चौथा लेक्चर है, ये अवेलेबल है। एज इट इज सिलेबस में जो आपके लाइंस मेंशन्ड है, जो टॉपिक मेंशन्ड है, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को एकदम सिस्टमैटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इंग्लिश में भी है और सेम कंटेंट हिंदी में भी है। वही सेम लाइंस अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी हुई है। अब क्या है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मैं, अगर कोई छोटा टॉपिक होता है, अच्छा इसको रहने देता हूं, अगर कोई छोटा टॉपिक होता है तब तो चलो बोर्ड पे लिख ही दे। अब आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें थ्योरी का कंटेंट आपको ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है और लिखेंगे तभी अच्छे से पास होंगे, और सही और ऑथेंटिक चीज लिखनी है, ऐसे नहीं कि मन से बनाए हुए सेंटेंस लिख दिए। तो उस केस के अंदर इतना सारा कंटेंट अगर मैं लिखूंगा तो पता चला 2 ही पेज लिखवा पाया। इसीलिए मैं आपके लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप्ड फॉर्मेट बनाता हूं। भविष्य में मान लो कोई डेरिवेशन आएगा तो मैं हाथ से लिखूंगा। भविष्य में मान लीजिए कोई छोटा टॉपिक है जिसमें ज्यादा थ्योरी का टॉपिक नहीं है, तो वो मैं हाथ से ही लिख दूंगा, ये भैया ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, देखो इस तरीके से करना है। मगर मैं आप सबसे सजेस्ट, मतलब सजेस्ट क्या, सबको सबको सजेस्ट करूंगा, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चौथा सेशन है, बीच में से आप जो है वो सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि नया टॉपिक मैंने शुरू किया है, मगर बहुत बेसिक चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई है। चार्ज क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज कहां से आया, इलेक्ट्रॉन शब्द कहां से आया, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं एकदम जीरो से। सब्जेक्ट का नाम ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आप वो पिछले सेशन भी जरूर देखना इस सेशन को खत्म करने के बाद, तब आपको मजा आएगा। फिर जब आप नेक्स्ट डे लाइव आओगे, सुबह 8 बजे से ये क्लास रहती है। आज लेट स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा लेट तक इसको खत्म करूंगा, मतलब 8 से अपन 9 बजे तक ये क्लास रखते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल का यूट्यूब पे लाइव हो रहा है।
तो आप पिछले सेशन देख के फिर कल आएंगे ना लाइव, तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने सारे लेक्चर देख लिए और मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको बहुत मजा आएगा सेशन ज्वाइन करने में, है ना? ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर का, इनफैक्ट पूरे फर्स्ट ईयर का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या फिर एसबीटीई बोर्ड, यानी अगर आप डिप्लोमा के हैं तो ऑब्वियसली एसबीटीई से होंगे और बीईयू के हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आपको इजी प्रेप का जो ऐप है अपना, इस पर कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से हैं तो आपको इजी प्रेप सेमेस्टर जो है वो सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे, और इजी प्रेप सेमेस्टर सर्च करके ऐप डाउनलोड करना। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, एकेटीयू या फिर ट्रिपल एम यूटी हो गया या आरजीवीपी हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, इनफैक्ट अदर जो डिप्लोमा के बोर्ड से, उनके लिए बैच इजी प्रेप सेमेस्टर ऐप पर मिलेगा। आप इजी प्रेप सेमेस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। चलो अब अपन नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे जो करंट है या चार्ज है जो फ्लो कर रहा था, अभी चार्ज जो फ्लो कर रहा था, उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, परिपथ पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये सब कुछ अपन डिटेल में समझने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, When a body is charged, जब किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है, वर्क इज डन इन चार्जिंग इट, मतलब उस बॉडी को चार्ज करने में कार्य करना पड़ता है। इस चीज को अपन जैसे जैसे आगे आगे सेंटेंस आप देखते जाओगे आप समझते जाओगे। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी को चार्ज करने में हमें कार्य करना पड़ता है, और हमने जो कार्य उस पर किया उसे चार्ज करने के लिए, वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सेकंड पॉइंट समझिएगा ध्यान से, सेकंड पॉइंट देखिए, द चार्ज बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय मूविंग अदर चार्जेस ईदर बाय अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक बॉडी है, मैंने इसको चार्ज किया, मान लो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस पर सारे धनात्मक आयन आ गए। अब ये क्या कर सकता है, किसी दूसरी बॉडी को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। अगर ये धनात्मक आयन का है ये भी तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये ऋणात्मक आयन का है तो उसे ये आकर्षित करेगा। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। पॉइंट नंबर 3, the ability of the charged body to do work is called electric potential। ये समझ में आ जानी चाहिए बात अपने को। ये हर एक चीज अपन प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, चिंता मत करो, एक एक लाइन समझ में आएगी। अभी आपको 50% भी समझ नहीं आया, 40% आया, इतना पढ़ के अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी, क्योंकि इसको यही खत्म नहीं कर रहा मैं, इसको अपन अभी बहुत डेप्थ में जाकर के सीखने वाला है। तो हमने ये कहा कि किसी भी बॉडी को हमने चार्ज किया तो चार्ज करने के दौरान हमने उस पर कार्य किया, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब मैंने जिस बॉडी को चार्ज किया वो किसी दूसरी बॉडी को या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये जो उसकी एबिलिटी है ना उस बॉडी की, उसकी जो क्षमता है, किसी भी चार्ज बॉडी की वह क्षमता जिससे वो कोई कार्य कर सकता है। कार्य करने का मतलब किसी दूसरे चार्ज को आकर्षित करना या उसे प्रतिकर्षित करना। ये जो कार्य वो कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसका परिभाषा हुआ। द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी बॉडी के द्वारा जो खुद चार्ज हो रखी है उसके द्वारा किया जा सकने वाला कार्य उसका विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इस चीज को अपन जो है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, अपन ने हिंदी में भी लिखा हुआ है पूरा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आए तो आप हिंदी में इसको देख सकते हैं। क्या कह रहा है,
जब कोई पिंड आवेशित होता है तो उसे आवेशित करने में कार्य किया जाता है। यह कार्य उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आवेशित पिंड में अन्य आवेशों को आकर्षण या प्रतिकर्षण द्वारा गतिमान करके कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब जो चार्ज बॉडी है उसके द्वारा किसी दूसरी बॉडी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करके उस पर काम करने की क्षमता होती है, और आवेशित पिंड के इसी कार्य करने की क्षमता को विद्युत विभव कहा जाता है। इसी को यहां पर अलग लाइन में लिखा हुआ है, द आवेशित पिंड, मतलब वो जो आवेशित पिंड है उसके कार्य करने की क्षमता को विद्युत विभव कहते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, तो कार्य करने की क्षमता किसके द्वारा, चार्ज्ड बॉडी के द्वारा। तो क्या किया, कार्य किया। किसने किया, चार्ज्ड बॉडी ने किया। इस क्षमता को क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। बात खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन W है, चार्ज Q है। इसका वैल्यू कितना हो गया, V के बराबर। V क्या होता है, V वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस में दर्शाया गया, वोल्ट में दर्शाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल। जो कार्य है वो किस में मेजर होता है, जूल में मेजर होता है, ये तो हमें पता ही है। और चार्ज किस में मेजर होता है, कूलाम में मेजर होता है। यानी ये जो वर्क डन है ये तो हो गया मेजर जूल में, और ये चार्ज जो है वो किस में मेजर हुआ, कूलाम के अंदर, सी। कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। देयरफॉर जो पोटेंशियल का यूनिट है वो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, या फिर मैंने इसको एक नाम दे दिया वोल्ट। मैंने तो क्या ही नाम दिया है, जो वैज्ञानिक है उन्होंने नाम दिया इसको वोल्ट। तो या तो आप जूल पर कूलाम लिख सकते हो या फिर आप वोल्ट लिख सकते हो। अब हमने कहा कि अगर इस W का वैल्यू 1 हो जाए, इस Q का वैल्यू 1 हो जाए, तो V का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई, एक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो कार्य किया गया वो उसके विभव के बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यदि आप एक जूल चार्ज को एक कूलाम चार्ज को 1 जूल कार्य करवाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वो जो उस बिंदु का विभव है वो 1 वोल्ट कंसिडर किया जाएगा। अतः विद्युत विभव का मात्रक जूल बटा कूलाम या वोल्ट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी के द्वारा किसी दूसरी बॉडी पर किया गया वर्क डन होता है। ये हमने परिभाषा देख ली है। नेक्स्ट, समय कितना हो गया, क्योंकि अगली क्लास भी करनी है अपन को कंप्लीट, 9:15 हुई है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहां पर मैंने समाप्त कर दिया है। अब चूंकि आज क्लास लेट शुरू हुआ तो अपन ने थोड़ा लेट तक इसको खींचा है, मगर ज्यादा लेट तक अपन नहीं कर सकते क्योंकि अगली क्लास भी अफेक्ट होगी उससे। तो इस सेशन को मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट जो इस सेशन को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को डायरेक्ट ना देखें, आप इसके पिछले 4 सेशन देखें, फिर इस सेशन को देखें। इसके पिछले सेशन आपको इजी प्रेप के चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेक्चर 1 2 3 4 सीक्वेंस में। आप उन सीक्वेंस में देखेंगे तो आज की इस क्लास में जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है। कल अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इजी प्रेप और इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे से। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो देखकर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की और आपको लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। वैसे जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में है, SBTE डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव के साथ साथ वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। आपको लेक्चर्स का कंप्लीट PDF भी वहां पर देखने को मिलेगा। और ये कंप्लीट बैच SBTE डिप्लोमा फर्स्ट सेम का आपको ऐप में अभी ऑफर लगाने के बाद 1500 यानी 1499 रुपए का दिया जा रहा है।
मात्र 1499 में कंप्लीट एसबीटीई का फर्स्ट सेम का पूरा कोर्स। अगर दोनों सेम का एक साथ लेना चाह रहे हो तो वहां पर आपको 2500 रुपए में दोनों सेमेस्टर का एक साथ जो है वो कोर्स मिल जाता है। वैलिडिटी की बात करें तो एग्जाम तक रहेगा। मान लो एग्जाम 2 महीने बाद है तो 2 महीने तक, एग्जाम 6 महीने बाद है तो 6 महीने तक, एग्जाम तक इसका वैलिडिटी आपका रहेगा। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।